दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसान तहरीक के खत्म होने पर तजस्सुस बरकरार है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी इसी मुद्दे पर हुई। हुकूमत ने किसानों को 5 तजावीज भेजी हैं, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को एतराज है। हुकूमत का कहना है कि तहरीक खत्म होने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ किसान चाहते हैं कि सरकार अभी इस पर ठोस यकीन दहानी कराए। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि तहरीक कब खत्म होगी। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। आज गंभीर चर्चा हुई जो कोई डिसाइड नहीं। अब कब मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग कल वापसी में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, कल मीटिंग में ही होगा ना, जो भी होगा। जो हमें प्रपोजल आई है उसमें एक थोड़ा शब्द का हेरफेर है कि उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेंगे सभी किसानों के, लेकिन कंडीशनल थी बात। वो उस प्रस्ताव के ऊपर ही बहस हुई है, क्योंकि ज्यादा आदमी थे, बहुत टाइम लग गया। प्रस्ताव में चर्चा होगी, एक दूसरे का विचार साझे किए और डिसीजन नहीं कोई हुआ। टिकैत साहब नहीं थे आज मीटिंग में? टिकैत साहब नहीं थे। नागालैंड के वजीर आला का कहना है कि अफसपा के जरिए मुसल्लह अफवाज की तरफ से की जाने वाली ज्यादती हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में लोगों के साथ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि मरकज ने गलत फैसला करने का एतराफ किया है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। वाज़ेह है कि नागालैंड में शहरी हलाकतों के मामले में मुसल्लह अफवाज पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमआईएम की तरफ से रियासत की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के ऐलान के बाद वेलफेयर पार्टी ने भी एमआईएम के मुकाबले में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास का कहना है कि समाजवादी पार्टी और वेलफेयर पार्टी के दरमियान सियासी समझौता अपने आखिरी मरहले में है। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि वेलफेयर पार्टी एमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कि एमआईएम कहां लड़ रही है, ये तो उन्होंने ऐलान किया हम 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे ये चीज़ अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हमारा कोalition होता है तो कोalition में हम अपनी सीटें लिख कर देंगे, जिन सीटों पे सहमति हो जाएगी वहाँ से लड़ेंगे। अगर एमआईएम भी वहाँ से लड़ती है तो फिर हम उसमें कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए कि बहरहाल हमारा कोalition होगा समाजवादी पार्टी के साथ में। कोalition के अंदर जिन सीटों पर हमारी उनसे सहमति हो जाएगी उन सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर वो सीटें एमआईएम से टकराती हैं तो फिर हमारे लिए उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा, हम उन सीटों पर। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात कराने को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए भले ही ऐलान किया जा चुका हो, लेकिन पंचायत इंतखाबात के तरीक़ेकार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी भी दायर हो गई है। पंचायत इंतखाबात के तरीक़ेकार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए अब 9 दिसंबर को अगली समाअत करने का फैसला किया है। अर्जी गुजार के जरिए पंचायत इंतखाबात को जहां आइन की दफा 247C और D की खिलाफ वर्जी बताते हुए मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है, वहीं गुज़िश्ता साल की गई हदबंदी और रिजर्वेशन को नजरअंदाज करके 2014 में कराए गए रिजर्वेशन और हदबंदी की बुनियाद को भी चैलेंज किया गया है। अदालत के बाहर पंचायत इंतखाबात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी जारी है। मध्य प्रदेश में सर्वधर्म सद्भावना मंच ने खिदमत खल्क को एक अनोखे अंदाज में शुरू किया है। खिदमत खल्क का ऐसा नायाब तरीका है कि जरूरतमंद की मदद भी हो जाए और किसी को खबर भी न हो। सोसाइटी के जरिए भोपाल में जनता फ्रीज कायम किया गया है, जिसमें अवामी जरूरत के सामान को खामोशी से रख दिया जाता है
और जरूरतमंद अपनी जरूरत के सामान इस्तेमाल करके खुश होते हैं। देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में जहां इंसानी जिंदगी को बहुत से नशेबो फराज से गुजरना पड़ा, वहीं कुछ ऐसे तजुर्बात भी हुए कि इससे जिंदगी और खिदमत खल्क के नए माने भी पैदा हुए। कोरोना की वबा में न सिर्फ कमजोर तबकात को माली मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, बल्कि बहुत से ऐसे लोगों को भी मुश्किलात से गुजरना पड़ा जिन्होंने कभी ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। यहीं से सर्वधर्म सद्भावना मंच के लोगों ने एक ऐसा जनता फ्रीज कायम करने का फैसला किया जिससे खिदमत खल्क भी हो जाए और किसी को शर्मिंदगी का एहसास भी ना हो। ऐसे में जमीन मुहैया करने में सबसे पहले बौद्ध मजहब के लोगों ने पहल की और इन्हीं की फराहम करदा जमीन पर जनता फ्रीज कायम किया गया। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला जनता फ्रीज, एक कम्युनिटी फ्रीज की हम लोगों ने स्थापना की है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत का पहला कॉन्सेप्ट है। मुझे तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आया कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं क्या बनाया हो। सो हम लोगों ने अभी 2 महीने हो गए हैं, ये जनता फ्रीज एक कम्युनिटी फ्रीज के रूप में हम लोगों ने चुनाभट्टी में इस बौद्ध विहार के जस्ट गेट के सामने हम लोगों ने स्थापित किया। यहाँ पर हर दिन दूध, ब्रेड, बिस्किट या विभिन्न खाने की चीज़ें यहाँ पर रखी जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर चुनाभट्टी रहवासी लोग भी यहाँ पर अपने कपड़े या अन्य चीजें भी लाकर यहाँ पर देते हैं। सर्वधर्म सद्भावना मंच के जरिए अभी इब्तिदाई तौर पर एक जनता फ्रीज कायम किया गया है। जनता फ्रीज में दूध, ब्रेड, बिस्किट, कपड़े और दूसरे जरूरत के सामान खामोशी से रख दिए जाते हैं, जहां से जरूरतमंद अपनी जरूरत के मुताबिक जब इन्हें जरूरत होती है आते हैं और फ्रीज से अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने जनता फ्रीज को वक्त की जरूरत से ताबीत करते हुए खिदमत खल्क के लिए अपना ताउन पेश किया। आज जो है बौद्ध भूमि महाविहार में हम लोग आना हुआ है और यहाँ एक बनते जी की जानिब से एक अनोखी पहल गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जनता फ्रिज बनाई गई है, जो काबिल तारीफ़ कोशिश है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि यहाँ लोग अपना सामान रख के जा रहे हैं और बेझिझक बिना शर्म के जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, जो किसी के सामने अपनी गरीबी जाहिर नहीं कर सकते, वो लोग भी आकर खामोशी के साथ अपने ज़रूरत का सामान यहाँ से ले जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमने सहयोग करने की एक कोशिश की है और एक मैसेज दिया है कि लोग इससे जुड़ें, आगे आएँ। सर्वधर्म सद्भावना मंच के जरिए इब्तिदा में तजुर्बे के तौर पर भोपाल के चूनाभट्टी में जनता फ्रीज कायम किया गया है, लेकिन इसकी अहमियत और इफादियत को देखते हुए अब इसे शहर के दूसरे मकामात पर भी कायम करने का फैसला किया गया है। कदीम भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद के पास भी जल्द ही जनता फ्रीज कायम होगा ताकि जरूरतमंद लोगों की खिदमत की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आईसीसीआर के डीजी दिनेश पटनायक का कहना है कि जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी के तहत 8 मुल्कों के नुमाइंदों ने हिंदुस्तान का दौरा किया। इन्हें हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों के साथ साथ यहां की सकाफत भी इन लोगों को दिखाई गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मजहबी सयाहत के साथ साथ तो रूहानी सयाहत के भी काफी इम्कान है। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट हिंदुस्तान में एक बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। इसके साथ केदारनाथ, काशी, जगन्नाथपुरी और अजमेर शरीफ में भी सयाहत के काफी इम्कानात हैं। हिंदुस्तान युग में भी दुनिया में मशहूर है। दिनेश पटनायक से बात की हमारे नुमाइंदा विनीत ने। हमारे साथ आईसीसीआर के डीजी दिनेश के पटनायक, उनसे बात करते सर 8 देश जो है जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी के तहत अभी तक आ गए हैं। 75 देशों का टारगेट जो है वो रखा गया है। सर कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतनी अच्छी एक्सपीरियंस होगी। ये जो 8 देशों से आए थे ये काफ़ी खुश होकर वापस गए हैं। वहाँ से चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारा मकसद 2 थे। एक तो था कि डेमोक्रेसी का एक एक्सपीरियंस उनको दे हर स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नेंस लेवल पे हमारी जो खूबियाँ हैं उनको दिखाएं, हमारी जो प्रोग्रेस हुई है 75 साल में उनको दिखाएं, और बाकी युवा नेताओं से मिलें, मिनिस्टर्स से मिलें, और कुछ एक आइडिया हो जाए इंडिया के बारे में जो कि वो पेपर से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, मीडिया से देखते हैं। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो देने की हमारी कल्पना थी। दूसरी बात ये था कि हम लोग चाहते थे कि एक नेटवर्क क्रिएट करने का। ये पहला 8 नेटवर्क थे। बहुत सारे जो आए थे युवा नेता, उन्होंने बोला एक तो अच्छा लगा कि इंडिया में आए और इतना बढ़िया हमारा प्रोग्राम था। दूसरा कि हम दूसरे देशों के साथ जो नेताओं के साथ जो नेटवर्क बना, तो वो हम बनाना चाहते हैं। अभी जो 75 देशों से नेताएँ आएंगे, युवा नेता, उनका एक नेटवर्क गठन करेंगे। और हर साल जब अगर ये प्रोग्राम हर 1 साल या 2 साल में फिर से करेंगे, तो ये जो ग्रुप ऑफ यंग नेता होंगे ये एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ डेमोक्रेसी की बातें करेंगे, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ढाल होल के बनेगा कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सर अगर हम बात में करें ढाल की, इंडियन की जो डेमोक्रेसी है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है सर। पुरानी डेमोक्रेसी लक्ष्मीगढ़ राज्य से अगर हम बात करें, वहाँ से आते हैं सर, तो क्या कुछ सीख जो है वो आपने वहाँ उन्हें दी, जो यंग टर्क्स आए थे या यंग जो लीडर्स आए थे डिफरेंट देश के? देखिए, हमने उनको, प्रधानमंत्री ने बताया था कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत सालों से है। हमारे ऐसे राज्य थे जो कि डेमोक्रेसी थे, हजारों सालों से डेमोक्रेसी। ये नहीं कि हम 75 साल पहले हमारा डेमोक्रेसी हुआ, हमारे रग रग में डेमोक्रेसी। आज के दिन डेमोक्रेसी जहाँ भी देखिए, लोगों में कोई सोचता भी नहीं कि हम डेमोक्रेटिक कैसा नहीं हो पाएंगे। तो ये हमें उनको एक्सपीरियंस देना था कि डेमोक्रेसी कैसा हर स्तर पर हो रहा है। तो उनको जो एक्सपीरियंस दिए, एक तो है कि टॉक्स थे बाय एक्सपर्ट्स ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया, ऑन हाउ इट इज़ वर्किंग, और उनके साथ डिस्कशन था। एक टीवी पे उनका डिस्कशन हुआ, लोगों से मिले, युवा नेताओं से मिले, जो गवर्नेंस में गए, जैसा गुजरात में गए तो हर्षा सांघवी जी से मिले, यहाँ पे मीनाक्षी लेखी से मिले। तो हर स्तर पे, हर लेवल पे उनकी मुलाकातें हुए, लोगों से बातें किए, मीडिया से बातें किए, पीपल आर वर्किंग इन सिविल सोसाइटी, उनसे बात किए, जर्नलिस्ट से बात किए। सबसे बात करने के बाद एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये देश में लिबरलिज्म कितना है, ओपननेस कितना है, डेमोक्रेसी कैसे फल रहा है। बिकॉज वो तो आप लिखित में कहीं दिखा नहीं सकते ना। जब हर कोई आदमी रास्ते में आपसे बात करने के लिए तैयार है, जब मीडिया वो देख रहे हैं कि फ्री है, जब देख रहे हैं कि इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं, जब पेपर पढ़ते हैं देखते हैं कि देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि ऐसा नहीं कि खाली एक ही कंट्रोल्ड मीडिया है। तो इसको देखने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी किस तरह से फल रहा है। हाँ सर, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में बात करें, इंडियन के कल्चर के बारे में बात करें, तो न सिर्फ डेमोक्रेसी की बात आती है, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें, चाहे इंडियन योगा हो, इंडियन फूड हो, इंडियन कल्चर हो, इंडियन सिविलाइजेशन हो, इन को लेकर के इन स्तरों पर क्या कुछ बातें हुई सर? बातें ही नहीं, तो उनको एक्सपीरियंस दिया गया। योगा का एक्सपीरियंस हुआ, शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स के एक्सपीरियंस हुए, नृत्य का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे नृत्य के मुद्राएं कैसे होते हैं, गान कैसा होता है। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस दिया गया। छोटा सा समय था,
सात दिनों का टाइम था, तो 7 दिनों में इतना बड़ा देश का तो हर कुछ दिखा नहीं सकते, संक्षिप्त में जितना दिखा सकते थे हमने दिखा दिया। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात कराने के तरीक़ेकार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए अब 9 दिसंबर को अगले समाअत करने का फैसला किया है। वहीं अदालत के बाहर पंचायत इंतखाबात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी जारी है। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस ने जब उनकी सरकार थी तब पंचायतों का मनमाने तरीके से परिसीमन किया, आरक्षण में अनेक अनियमितताएं हुई और इसलिए सरकार ने ये तय किया, चाहते तो हम लोग भी आरक्षण कर सकते थे, चाहते तो हम लोग भी परिसीमन कर सकते थे, वो अधिकार है सरकार को, पर पंचायत के चुनाव डिले ना हो और हर ग्राम पंचायत में पंचायतों में चुने हुए लोग आए। जो हमारे माननीय गांधी जी का सपना था कि पंचायतें, ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे लोकतंत्र का हार्ट है, तो इसलिए सरकार ने कहा कि बिना किसी विवाद के जो 2014 की स्थिति है उस स्थिति में चुनाव करा लेना, हम कुछ कर रहे हैं और इन्होंने जो गलत किया है वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के, देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को। चीन की हुकूमत ने अब अपने मुल्क में मज़ाहिब पर शिकंजा और ज्यादा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सदर शी जिनपिंग ने सभी मज़ाहिब का चाइनाजाइजेशन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मजहबी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक किया जाए और उन्हें समाजवादी इक़दार सिखाए जाएं। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा कि चीन में मजहबों को अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक होना चाहिए। समझा जा रहा है कि इसके जरिए एक बार फिर औग़र मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। चीन की हुकूमत का मज़ाहिब पर शिकंजा, शी जिनपिंग की मज़ाहिब पर शिकंजा कसने की तैयारी, सभी मज़ाहिब का चाइनाजाइजेशन पर दिया जोर, मजहबी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक किया जाए, एक बार फिर औग़र मुसलमानों पर निशाना। गुज़िश्ता हफ्ते 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मजहब से जुड़े मामलों पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मजहबी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक किया जाए और इन्हें समाजवादी इक़दार सिखाए जाएं। शी जिनपिंग ने वाज़े तौर पर कहा कि चीन में मजहबों को अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक होना चाहिए। मतलब साफ है कि एक बार फिर निशाना औग़र मुसलमानों पर है। जी हां, शी जिनपिंग की तकरीर के बाद हुकूमत के निशाने पर एक बार फिर औग़र मुसलमान होंगे। औग़र तबके के अलावा तिब्बत के बौद्ध तबके पर भी जुल्म का एक और दौर चल सकता है। दोनों ही तबकों को उनके रिवायती मजहबी रिवाजों को चीन के नुक्ते नजर से मजहब में ढालने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसके अलावा शी जिनपिंग हुकूमत का निशाना इस बार ईसाई मजहब पर भी है। कहा जाता है कि चीन में इस वक्त सबसे तेजी से ईसाई मजहब परवान चढ़ रहा है। शी जिनपिंग हुकूमत अब इस पर कंट्रोल कायम करना चाहती है। शी जिनपिंग ने कहा कि इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि मादरे वतन की अहमियत बढ़े, यानी चीनी सदर, चीनी तहजीब, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद को मजहबी ग्रुपों में और ज्यादा अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। मजहबी सरगर्मियां कानूनी दायरे के अंदर रहकर होनी चाहिए। मजहबी सरगर्मियों का असर आम शहरियों की सेहत पर नहीं पड़ना चाहिए। वाज़ेह है कि चीन सरकारी तौर पर 5 मज़ाहिब को तस्लीम करता है। इनमें बौद्ध,
कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ताओ और इस्लाम शामिल है। मुल्क के आईन में मजहबी आजादी को महफूज रखने का वादा किया है, लेकिन हकीकत में चीन में मजहबी आजादी को हुकूमत के इशारों पर जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया जाता है। खासतौर से पिछले कुछ बरसों के दौरान एगोर मुस्लिम चीन की हुकूमत के निशाने पर रहे हैं और एगोर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा चुके हैं। बताया जाता है कि इन्हें आज भी तरह तरह से सताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के ज़ेरे एहतमाम गैर मुनज़्ज़म शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों, वर्करों और ऑटो ड्राइवरों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर SDTU के रियासती सदर अब्दुर्रहीम पटेल और यूनियन के रुकन इरशाद अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुर्रहीम पटेल ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में गैर मुनज़्ज़म शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मुल्क में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन होने के बावजूद इनके जायज़ हुकूक हासिल नहीं हो रहे हैं। इरशाद अहमद ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की स्कीमों से वाकिफ कराया। अगर टोटल 100% अगर लेबर इंडिया का अगर काउंट करेंगे, सिर्फ 6% ऑर्गेनाइज लेबर है। कितना? सिर्फ 6% ऑर्गेनाइज लेबर है, 94% अनऑर्गेनाइज। मुत्तहदा अरब इमारात में सरकारी दफातर में औकातकार और हफ्तेवार तातील में तब्दीली कर दी गई है, जिसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। अरब मीडिया के मुताबिक UAE में सरकारी दफातर में पीर ता जुमेरात सुबह 7:30 से 3:30 बजे तक काम होगा, जबकि जुमे को दिन 12 बजे तक औकातकार होंगे। मुत्तहदा अरब इमारात में अब हफ्तेवार तातील जुमा हफ्ते की बजाय हफ्ते और इतवार को होगी। अरब मीडिया का बताना है कि सरकारी दफातर में काम करने वाले ऐसे अफराद जो घर से काम करने के अहल हैं, वो जुमे को घर से जिम्मेदारियां अदा करेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। अब आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है, जिसमें आपकी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला, वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।